बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 14 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक है जो आपके MCQs पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें है जी स्टार्टअप एंड स्टडी स्टेट क्या होती है ब्रिज के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज के अंदर स्टार्टअप स्टेट क्या होती है और स्टडी स्टेट क्या होती है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। देखिए, कहता है वन अ ब्रिज फर्स्ट बूट्स द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी, यानी वो कह रहा है कि जब ब्रिज को हम इंस्टॉल करके पहली दफ़ा उसको ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो उस ब्रिज की एड्रेस लिस्ट जो है वो बिल्कुल खाली होती है, एम्प्टी होती है। यानी उसको ये नहीं पता होता कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें हर कंप्यूटर की क्या इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एड्रेस किस कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर किस सेगमेंट में मौजूद है। ठीक है, उसकी मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन है, एक कंप्यूटर की मुकम्मल जो मालूमात है वो ब्रिज के पास नहीं होती। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि जब आप ब्रिज को इंस्टॉल करते हो ना, तो ब्रिज जो है वो आपके सिस्टम में लगे हुए या आपके उस नेटवर्क में लगे हुए तमाम के तमाम कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेसेस अपनी एड्रेस लिस्ट में स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब डाटा ट्रांसफ़र हो तो डाटा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्टली ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि फ़र्स्ट टाइम जब हम ब्रिज को ऑन करते हैं तो उस टाइम ब्रिज की जो एड्रेस लिस्ट होती है वो बिल्कुल खाली होती है, एम्प्टी होती है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप स्टेट कहते हैं। यानी आप ये समझ लो कि ये आपने ब्रिज इंस्टॉल किया और ब्रिज की ये है एक एड्रेस लिस्ट। ये एड्रेस लिस्ट देखो बिल्कुल क्या है? खाली है। तो जब आपके ब्रिज की ये जो एड्रेस लिस्ट होती है ये बिल्कुल जब खाली होती है तो इसको हम कौन सी स्टेट कहते हैं? स्टार्टअप स्टेट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे वो कहता है द ब्रिज फॉरवर्ड्स फ्रेम टू द अदर सेगमेंट इफ इट कैन नॉट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस इट्स लिस्ट। यानी वो कह रहे हैं कि जब ब्रिज के पास कोई फ्रेम आता है, फ्रेम यानी वो डाटा जो आपने आगे ट्रांसफ़र करना है, तो कहता है जब ब्रिज के पास कोई फ्रेम यानी कोई डाटा आता है तो ब्रिज के पास चूँकि इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी कंप्यूटर की, लिहाजा ब्रिज क्या करता है कि उसको बगैर वेरिफिकेशन किए ब्रिज आगे फॉरवर्ड कर देता है उसको, ये देखे बगैर कि जनाब ये जो डाटा है ये किस कंप्यूटर को भेजना है, क्योंकि उसके पास तो एड्रेस ही नहीं है, उसके पास तो मालूमात ही नहीं है कंप्यूटर्स की। लिहाजा ब्रिज आगे उस डाटा को फॉरवर्ड कर देता है। जब उस डाटा को आगे फॉरवर्ड कर देता है, उस फ्रेम को आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो नेटवर्क को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नेटवर्क को ब्रिज ने बताया ही नहीं है कि ये डाटा या ये फ्रेम किस कंप्यूटर को भिजवाना है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो उसमें फिर क्या होगा कि ब्रिज ने जो कि कुछ बताया ही नहीं है, डायरेक्ट फ्रेम फॉरवर्ड कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो आगे नेटवर्क है जिसने डेस्टिनेशन तक आपका डाटा पहुंचाना है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो डाटा है, ये जो फ्रेम है, ये किस डेस्टिनेशन पे किस कंप्यूटर को देना है। अब बात समझ आइए आपको कि ब्रिज के पास जब एड्रेस लिस्ट एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो तब हमें डाटा को फॉरवर्ड करने में मुश्किल आती है, क्योंकि ब्रिज हमें कोई भी मालूमात नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसके अपने पास मालूमात नहीं होती। आगे कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, व्हेन द ब्रिज हैज़ रिसीव्ड एट लीस्ट वन फ्रेम फ्रॉम एवरी कंप्यूटर, यानी जब कुछ वक्त गुजरता है और हर कंप्यूटर कम से कम एक दफ़ा ब्रिज के साथ कम्युनिकेशन करता है, यानी अपना डाटा फॉरवर्ड करता है, तो ब्रिज क्या करता है? देखिए, पहले कंप्यूटर में डाटा फॉरवर्ड किया तो ब्रिज ने उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर ली कि अच्छा ये इसका एड्रेस है और ये इस सेगमेंट में मौजूद है ये वाला कंप्यूटर। उसके बाद नेटवर्क में लगे दूसरे कंप्यूटर ने अपना डाटा फॉरवर्ड किया तो ब्रिज ने उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने पास सेव कर ली। ऐसे बारी बारी आपके नेटवर्क में मौजूद अगर 50 कंप्यूटर थे तो वो 50 कंप्यूटर जब एक एक दफ़ा अपना डाटा फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद ब्रिज के पास उन तमाम 50 कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव हो जाती है। अब सेव होने से फ़ायदा क्या हुआ? अब सेव होने से जनाब फ़ायदा ये होता है कि अब देखें, अगर कोई कंप्यूटर कहेगा कि ये फ्रेम है, ये फ़लाँ कंप्यूटर को भेजना है, तो होता क्या है कि ब्रिज सबसे पहले ये चेक करता है कि अच्छा ये जो डाटा जिस कंप्यूटर को भेजना है क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है? यस है। तो अब वो डायरेक्ट आपके नेटवर्क को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके नेटवर्क को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये किस कंप्यूटर को भेजना डाटा। ब्रिज ने खुद ही बता दिया कि जिस कंप्यूटर को डाटा भेजना है उसका ये एड्रेस है, उसका ये सेगमेंट है, उसकी ये बिल्डिंग है, ये इस तरह से, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ब्रिज ने खुद ही बता दी। तो जब खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन बता दी तो अब नेटवर्क को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जब नेटवर्क को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो आपका डाटा बड़ा ही फास्टली ट्रांसफ़र होगा
और बहुत ही परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। ठीक हो गया। आगे कहता है इट हैज़ द लिस्ट बिल्ट स्टेडी स्टेट। अब कहता है जब ब्रिज की जो एड्रेस लिस्ट थी जब वो एम्प्टी थी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप स्टेट कहते हैं। लेकिन जब ब्रिज के पास नेटवर्क में लगे तमाम के तमाम कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन आके उसकी एड्रेस लिस्ट में स्टोर हो जाती है तो जनाब इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट बेसिकली ये होती है कि जब ब्रिज की एड्रेस लिस्ट के पास नेटवर्क में मौजूद तमाम के तमाम कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास आगे स्टोर हो गई है। ठीक हो गया। आगे कहता है इट फॉरवर्ड्स फ्रेम एज फेयर फॉर इट इज़ नेसेसरी। कहता है अब जो है चूंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब जब वो फ्रेम उसके पास आता फॉरवर्ड होने के लिए तो ब्रिज सबसे पहले ये चेक करता है कि जनाब क्या ये फ्रेम आगे फॉरवर्ड करना या नहीं करना। क्योंकि आपको पता ना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ाई थी कि ब्रिज फ्रेम फिल्टरिंग भी करता है। फ्रेम फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है, यानी ब्रिज ये चेक करता है कि अगर आपका जो सोर्स कंप्यूटर है और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है अगर वो दोनों सेम सेगमेंट में मौजूद है तो फिर डाटा आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, फिर दूसरे सेगमेंट को डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, फॉरवर्ड नहीं होता। आपका डाटा या आपका फ्रेम नेक्स्ट सेगमेंट तक फॉरवर्ड जो है वो ब्रिज तभी करता है जब आपका सोर्स एक सेगमेंट में हो और डेस्टिनेशन दूसरे सेगमेंट में हो। समझ आ रही है बात की आपको? तो ये चीज़ हमने पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन जब उसके पास एड्रेस लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी थी, यानी जब उसकी स्टार्टअप स्टेट थी, तब उसने ये नहीं देखा कि मतलब इसको मैंने फॉरवर्ड करना या नहीं करना, क्योंकि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब ब्रिज के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसको पता है कि ये जो कंप्यूटर है, जो सोर्स कंप्यूटर है और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, क्या वो दोनों सेम सेगमेंट में है? अगर दोनों सेम सेगमेंट में है तो फिर फ्रेम आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, और अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर दूसरे सेगमेंट में है तो फिर जो फ्रेम है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जिससे ज़रूरी इट इज़ नेसेसरी का मतलब यही होता है कि मतलब सिर्फ वही फ्रेम आगे फॉरवर्ड होंगी जिनकी आगे ज़रूरत होगी, जिससे आपकी जो डाटा ट्रांसफ़र होने की स्पीड है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इस एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखें, एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर नया आया है। अब देखिए, जब कोई नया टीचर आता है तो उसके पास यानी उसके दिमाग के अंदर जो मेमोरी अल्लाह पाक ने फिट की हुई है वो बिल्कुल एम्प्टी है। बिल्कुल एम्प्टी कैसे है, यानी उसको किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का नहीं पता। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब एक नया टीचर आए और उसके बाद किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम कहेंगे ये कौन सी स्टेट है उस टीचर की, ये उस टीचर की स्टार्टअप स्टेट है। और जब टीचर की स्टार्टअप स्टेट होगी तो क्या होगा, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन किसी स्टूडेंट तक पहुंचानी है तो चूंकि टीचर के पास किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टीचर को अब खुद मैनुअली पूछना पड़ेगा पूरी क्लास से कि जनाब बताओ आप में से ये स्टूडेंट कौन सा है, क्योंकि टीचर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। इसलिए तो यही चीज़ ब्रिज भी कर रहा था कि ब्रिज के पास जब बिल्कुल एम्प्टी स्टेट थी, बिल्कुल स्टार्टअप स्टेट थी, उसको किसी की इन्फॉर्मेशन का नहीं था पता, तो क्या हो रहा था कि वो आने वाले फ्रेम को आगे फॉरवर्ड कर देता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये जो जिसको मैंने डाटा फॉरवर्ड करना है क्या वो इसी सेगमेंट में मौजूद है कंप्यूटर या किसी और सेगमेंट में मौजूद है। यही चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर टीचर ने भी की कि टीचर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लिहाजा टीचर ने क्या किया कि आने वाली इन्फॉर्मेशन को पूरी क्लास में पूछा कि जनाब आप में से ये वाला स्टूडेंट कौन सा है। जब उस स्टूडेंट की मालूमात टीचर को पता लगी तो फिर टीचर ने क्या किया, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को वो वाला डाटा बता दिया। लेकिन अब देखें, जब वक्त गुजरा आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, टीचर के पास आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आना स्टोर हो गई। मतलब उसके माइंड में स्टोर होना शुरू हो गया, अच्छा इसका नाम अली है, इसका नाम हमजा है, इसका नाम आमना है, इसका नाम हिरा है, इसका नाम खिजर है। तो जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई तो अब अगर कोई पैगाम टीचर के पास आया करेगा तो टीचर क्लास में ये नहीं पूछेगा कि जनाब आप में से खिजर कौन है, बल्कि वो खुद ही कहेगा हाँ जी खिजर ये आपके लिए डाटा है, क्योंकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता चल चुकी है। चूँकि वक्त के साथ साथ उसको तमाम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उसके माइंड में स्टोर हो गई है या उसके रजिस्टर पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे था। तो ये आपके एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको इतना डीपली बताया। चलें जी आगे जनाब, ये आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट कहता है इन अ स्टेडी स्टेट, यानी जब ब्रिज के पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, अब ब्रिज अलाउज साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ ईच सेगमेंट। कहता फिर जो है जो आपका ब्रिज होता है ना वो आपके तमाम सेगमेंट्स को जो है एक ही सेम टाइम में अलाउ कर देता है कि वो जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ईच सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन को मतलब एक दूसरे से जो है वो शेयर कर सकते हैं। आगे कहता है वन डिज़ाइनिंग अ लैन, जब हम लोकल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं ब्रिज कैन बी इंस्टॉल्ड, देन उस दौरान क्या होता है कि हम ब्रिज को इंस्टॉल करते हैं
टू डिवाइड द लैंड इनटू सेगमेंट्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। कहता है जो हमारा ब्रिज होता है ना, उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो हमारी जो लोकल नेटवर्क होता है ना, उसको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। तो ब्रिज जो है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड इसलिए करता है ताकि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ये वजह होती है। तो आपको पेपर में सारे ये पूछ सकते हैं कि बताओ ब्रिज जो है वो लैन को किस में डिवाइड करता है, तो आपने कहना सेगमेंट में डिवाइड करता है। अब सेगमेंट में क्यों डिवाइड करता है? ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। समझ आ गई बात की? तो ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों आता जी, कहता है जब हम अपनी डिफरेंट दो बिल्डिंग्स के दरमियान ब्रिजिंग करते हैं, मतलब दो बिल्डिंग्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए दरमियान में जब ब्रिज लगाते हैं, तो कहता है उसके फायदे क्या क्या, एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको सारी ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं या लॉन्ग में पूछ सकते हैं। अगर सर आपको पेपर में ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग के एडवांटेजेस लॉन्ग में पूछे, तो फिर आपने क्या करना है, ये 3 एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, इनके नाम भी लिखने हैं और इनके आगे ये जो है थोड़ी थोड़ी डिटेल भी अपनी वर्डिंग में लिखनी है। लेकिन अगर आपको सर शॉर्ट में पूछें कि ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग के एडवांटेजेस लिखो, तो फिर आपने सिर्फ ये नाम लिखने हैं कि पहला फ़ायदा कॉस्ट, दूसरा फ़ायदा मेंटेनेंस और तीसरा फ़ायदा है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दोनों तरीकों से सर आपको पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछें तो फिर नाम के साथ उसकी थोड़ी वजाहत भी ये लिखनी है, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछें तो फिर एडवांटेजेस के सिर्फ ओनली नाम लिखने हैं आपने। समझ आ गई बात की? चलें जी, अब इन एडवांटेज को समझ लेते हैं। पहला कहता है अगर आप दो बिल्डिंग्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हो, तो कहता है उसका पहला फ़ायदा कॉस्ट। कॉस्ट यानी कम आती है। कॉस्ट कम क्यों आती है? क्योंकि कहता है उस कॉस्ट इसलिए कम आती है क्योंकि हम जब ब्रिज लगाते हैं ना, तो उस ब्रिज को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर मॉडम का पेयर यूज़ करते हैं, मॉडम का पेयर यूज़ करते हैं। और कहता है ये जो हम ऑप्टिकल फाइबर मॉडम पेयर यूज़ करते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स लोकेटेड ऑन सेपरेट बिल्डिंग। अगर आपके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स डिफरेंट बिल्डिंग्स में लोकेट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट बिल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, तो उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, कनेक्ट करवाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर मॉडम पेयर, जो कि आपके ब्रिज के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़े ऑप्टिकल फाइबर मॉडम के थ्रू जो है वो आप ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर लेते हो, जिससे आपकी कास्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ईजी होती है जब आप ब्रिज लगाते हो दो बिल्डिंग्स के दरमियान। ईजी कैसे होती है? क्योंकि जनाब अगर आप कोई नया कंप्यूटर ऐड करो या पहले से कोई कंप्यूटर रिमूव करो, तो उसके लिए आपको जो पहले से मौजूद वायरिंग है ना, उसको चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब आप जब एक दफ़ा वायरिंग कर देते हो, एक दफ़ा ब्रिज को इंस्टॉल कर देते हो दो बिल्डिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए, तो फिर आप मज़ीद जितने मर्जी कंप्यूटर ऐड करो, आपको वायरिंग को चेंज करना नहीं पड़ता। और अगर आप किसी कंप्यूटर को ख़राबी की वजह से रिमूव कर देते हो सिस्टम नेटवर्क में से, तो उसके लिए भी आपको वायरिंग में चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। जिसका मतलब क्या कि हमारी मेंटेनेंस जो है बहुत ही ईजी हो गई है। परफॉर्मेंस बड़ी बेटर होती है। बेटर क्यों होती है? द ट्रैफिक ऑन ईच बिल्डिंग डज नॉट इफेक्ट द अदर। क्योंकि ब्रिजिंग की फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जनाब आपके एक बिल्डिंग की ट्रैफिक दूसरी बिल्डिंग की ट्रैफिक को इफेक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेस्ट हो जाती है जब आप दो बिल्डिंग्स के दरमियान ब्रिजिंग का इस्तेमाल करते हो। तो ये मैंने आपको लॉन्ग के लिहाज से भी बता दिया और शॉर्ट के हवाले से भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर आपको पेपर में पूछ सकते हैं सर आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ अगर एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो तो उसके लिए हम अपनी बिल्डिंग्स को या अपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कैसे आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं। तो आपको सर पेपर में अगर ये पूछें कि डिस्टेंट साइट्स का मतलब होता है ऐसी दो साइट्स या ऐसे दो कम्युनिकेशन ज़राए जिनके थ्रू हमने अपने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होता है, तो उसके लिए कहते हैं हम दो कॉमन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि हम कितने कॉमन मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंट साइट्स के लिए, मतलब दूर के फासले के लिए। तो उसके लिए हम दो कॉमन मेथड यूज़ करते हैं। पहले मेथड का नाम है लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन और दूसरे का नाम है लीज्ड सैटेलाइट चैनल। तो ये दो आपके मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अब ये दोनों आपको मेथड्स के नाम भी याद हो, लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन और दूसरा लीज्ड सैटेलाइट चैनल। अब लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब थोड़ा डिस्टेंस हो, लाइक यानी आपने एक सिटी को दूसरे सिटी से कम्युनिकेट करवाना है, तो यानी एक शहर का दूसरे शहर से कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर लीज्ड सीरियल लाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया ना? तो आगे उसने लिखा भी है विच इज़ लेस डिस्टेंट, मतलब ये कम फासले के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कम्युनिकेट करवाना हो तो उसके लिए हम लीज्ड सैटेलाइट चैनल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का फासला बहुत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पर हम सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। आगे उसने लिखा भी है इट कैन स्पैन आर्बिट्रेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसको हम यूज़ करते हैं सेटेलाइट को तब जब हमने एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करवानी हो। तो ये आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं कि बताओ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कितने मेथड यूज़ करते हैं और उन मेथड के क्या क्या नाम है और उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आपको सारा याद होना पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पे आपके MCQs पर के लिए एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। कहता है ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसकी बजाय सेटेलाइट कनेक्शंस आर लो बैंडविड्थ टू सेव कास्ट। कहता है जो सेटेलाइट होते हैं ना हमारे, वो बहुत ही थोड़े डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटेलाइट की जनाब जो कास्ट है ना डाटा को ट्रांसफ़र करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है और हम अपनी कास्ट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेटेलाइट की जो बैंडविड्थ है उसको लो कर देते हैं। उसको लो करने से क्या होता है कि हमारा थोड़ा डाटा ज़्यादा टाइम में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, कहता है बिकॉज द फ्रेम्स अराइव्ड फ्रॉम लोकल नेटवर्क आर मच फास्टर दैन दे कैन बी सेंट अक्रॉस अ सेटेलाइट लिंक। कहता है अगर आप एक लोकल नेटवर्क के थ्रू अपना डाटा फॉरवर्ड कर रहे हो, फ्रेम्स फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कहता है वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होती हैं। जबकि जो सेटेलाइट लिंक के थ्रू जब हम डाटा फॉरवर्ड करते हैं वो बहुत ही स्लोली डाटा जो है वो फॉरवर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल नेटवर्क यानी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, हो गया। आगे उसने बताया, कहता अब इसकी वजह से क्या होता है, देखें ये वही बात होगी कि लोकल नेटवर्क डाटा बहुत फास्टली भेज रहा है, मतलब हमारे एक कंट्री के अंदर का जो डाटा है वो बहुत ही फास्टली आ रहा है दूसरे कंट्री भेजने के लिए। लेकिन जब सेटेलाइट के थ्रू हम दूसरे कंट्री डाटा भेज रहे हैं तो वो बहुत ही स्लोली डाटा फॉरवर्ड हो रहा है। यानी ये वैसे ही हो गया कि एक बिल्डिंग है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर लोग बड़ी तेज़ी से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे जो दरवाज़ा लगा हुआ है बहुत ही छोटा है। अब ज़ाहिर बात है अंदर से बड़े तेज़ी से लोग अगर बाहर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो जनाब आगे भी हमने ये भी तो देखना है कि आगे जो दरवाज़ा लगा हुआ है बाहर जाने के लिए वो छोटा है। अब उस थोड़े तंग दरवाजे से ज़ाहिर बात है एक ही सेम टाइम में मल्टीपल लोग तो नहीं ना हम बाहर निकाल सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनाब थोड़े थोड़े करके लोग बाहर निकालने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ी देर के लिए लोगों को वेटिंग रूम में भी वेटिंग भी करवानी पड़ेगी कि जनाब रुको, पहले ये बंदा बाहर जाएगा, अब तुम तब तक रुको, फिर दूसरा बंदा बाहर जाएगा तो बाकी वेट करेंगे। तो यही चीज़ वो बोल रहा है। कहता ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज ये बफरिंग भी कर रहा होता है। बफरिंग किसे कहते हैं? बफरिंग आपको पेपर में सर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बफरिंग। बफरिंग दोस्तों ये होती है कि चूँकि आपको पता है कि ब्रिज एक लोकल नेटवर्क है, एक क्या है लोकल नेटवर्क है, और ब्रिज बड़ी फास्ट डाटा भेज रहा होता है, जबकि आगे जो सेटेलाइट लगा हुआ है वो बहुत ही स्लो काम कर रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उस कमरे की कि लोग बड़ी तेज़ी से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे कमरे का दरवाज़ा जो है वो जो क्या है वो तंग गया, वो छोटा है, तो क्या होगा अब उनको वेटिंग रूम में लगाना पड़ेगा हमें लोगों को, जनाब आप थोड़ी देर के लिए वेट करो। अब यही चीज़ ब्रिज भी करता है कि यानी जब वो कोई फ्रेम फॉरवर्ड करता है ना तो उस फ्रेम को थोड़ी देर के लिए अपने पास जो है वो उसका अब उस फ्रेम को अपने पास सेव कर लेता है। क्यों सेव करता है? ताकि अगर जनाब डाटा आगे सेटेलाइट के थ्रू स्लोली फॉरवर्ड हो रहा है तो अगर ब्रिज जो है वो फास्टली डाटा भेजी जाएगा तो आगे सेटेलाइट के थ्रू फॉरवर्ड ही नहीं होगा, वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिज क्या करता है, डाटा को थोड़ी देर के लिए अपने पास होल्ड कर लेता है, सेव कर लेता है, ताकि क्या हो कि डाटा ब्रिज अगर थोड़ा थोड़ा करके भेजेगा तो सेटेलाइट के थ्रू इजीली जो है वो डाटा आगे फॉरवर्ड हो सकेगा। और याद रखिएगा कि ब्रिज तब तक आगे डाटा फॉरवर्ड नहीं करता जब तक आगे सेटेलाइट जो है वो मतलब सेटेलाइट की जो लाइन है वो बिल्कुल खाली नहीं हो जाती। जैसे सेटेलाइट की लाइन खाली होती है तो फ़ौरन से ब्रिज जो है वो आगे फर्दर डाटा जो कि वेटिंग स्टेट में लगाया होता है उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसे हम कहते हैं बफरिंग। अब यहाँ पे एक इशू भी आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि देखें जब ब्रिज जो है वो बफरिंग कर रहा होगा यानी डाटा अपने पास सेव कर रहा होगा तो उसकी मेमोरी भी तो बढ़ जाएगी ना। अब उसकी भी तो स्पेसिफिक लिमिट, आप देखो जैसे मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर 1000 GB स्पेस है। अब मैं डाटा स्टोर करी जाऊँ, ज़ाहिर बात है कि लिमिट है इसकी 1000 GB। जैसे ही 1000 GB पूरा होगा तो अब मैं मज़ीद डाटा स्टोर नहीं कर सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि ब्रिज ने बफरिंग तो की लेकिन अपने पास डाटा स्टोर करना शुरू किया जब तक सेटेलाइट लाइन खाली नहीं होगी तब तक आगे डाटा फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ब्रिज की अपनी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब जो मज़ीद आगे डाटा आएगा वो ब्रिज में स्टोर होने के काबिल नहीं हो सकेगा। आगे कहता है द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स। और इसके साथ साथ कहता है जो हमारे सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो कुछ फ्रेम्स भेजने के बाद फिर वेट भी करते हैं कि जब तक आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि हमने डाटा का सक्सेसफुली भेज दिया है तब तक जनाब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो आगे मज़ीद डाटा फॉरवर्ड आगे नहीं करता। ये भी एक वजह होती है। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ब्रिज जो है वो बफरिंग करता है जिसकी वजह से दो नुकसान होते हैं। पहला
कि जनाब हमारी मेमोरी आउट हो जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी जो है थोड़ा डेटा फॉरवर्ड करने के बाद फिर वेटिंग पे लग जाते हैं कि जब तक आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम आगे मजीद डेटा फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये आपके एमसीक्यू के पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने अच्छे से सिखा दी हैं। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।